नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेल के लिए मैं आपके लिए आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको करने के बाद में आप बोर्ड का प्रत्येक क्वेश्चन यूनिट सेल से संबंधित कर सकते हो। साथ ही कॉम्पिटिशन्स में भी जो भी क्वेश्चन आते हैं यूनिट सेल से संबंधित उसको भी ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन यूनिट सेल। यूनिट सेल एकक कोष्ठिका या इकाई कोशिका कहते हैं इसे। यूनिट सेल होती क्या है? यूनिट सेल को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये तीन टर्म समझनी है, जालक बिंदु, त्रिविम जालक और ये फिर यूनिट सेल। तो हमने एक क्या बनाया कि ये जालक बिंदु क्या होते हैं? अवयवी जो कण हैं, वास्तव में अवयवी जो कण हैं उनको एक पॉइंट के रूप में व्यवस्थित करना या गोले के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? जालक बिंदु। जैसे मैंने एक सरल सा ये उदाहरण लिया, इसमें ये जो गोले शो किए गए हैं इनको कहते हैं अपन जालक बिंदु। ये जालक बिंदु आपस में मिलकर एक जाल रूपी संरचना बना लेते हैं और जब ये त्रिविमीय रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं तो इसे कह देते हैं अपन त्रिविम जालक। ये गोले कहला रहे हैं जालक बिंदु। जब इनको मिला दिया तो एक जालक बन गया। जब इसको 3D संरचना में व्यवस्थित कर दिया तो यही क्या कहलाएगा? त्रिविम जालक। अब यूनिट सेल की बात करें। यूनिट सेल क्या होती है कि ये जो एक छोटे से छोटा जो पार्ट्स है, ये छोटे से छोटा पार्ट जिसकी पुनरावृत्ति से त्रिविम जालक का निर्माण होता है वो क्या कहलाती है? यूनिट सेल। इस यूनिट सेल की पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होता है? त्रिविम जालक का। यूनिट सेल क्या है? त्रिविम जालक की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। त्रिविम जालक की वह इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है वो क्या कहलाती है? यूनिट सेल। ये तो इसकी डेफिनेशन होती है। अब महत्वपूर्ण बात, जो क्वेश्चन आते हैं देखिए, यूनिट सेल जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? एक होती है आद्य या सरल घनीय यूनिट सेल। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिमिटिव, या सरल को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, और इसको अपन SC से भी व्यक्त करते हैं, सिंपल क्यूबिक SC। दूसरी जो होती है वो होती है केंद्रित यूनिट सेल। सरल या आद्य की बात करें अपन, आद्य या सरल यूनिट सेल क्या होती है? तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें अवयवी जो कण हैं, ऐसी यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण घन के केवल कोनों पर स्थित होते हैं। घन के कोनों पर स्थित होते हैं। ये मैंने एक घन बनाया, इसमें अवयवी कण क्या होते हैं? अपन ऐसे कह रहे हैं, इसमें अवयवी कण केवल घन के कोनों पर स्थित होते हैं या यूनिट सेल के कोनों पर स्थित होते हैं। जैसे देखें अपन, ये मैंने घन बनाया एक, इसमें अवयवी कण 8 कोने हैं। देखो
ये अवयवी कण रख दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 कोने हो गए। 8 कोने कैसे होते हैं, कैसे याद रखना है आपको। एक घन में बात करें अपन, घन में क्या होता है, कोने। घन में कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं और काय केंद्र। इनके बारे में देख लें अपन। तो घन में देखिए कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ लिख रहे हैं हम प्रति यूनिट सेल में योगदान। कोने कितने होते हैं, अब कोने कैसे याद करने हैं आपको। जैसे आप जिस भी कमरे में आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसको, कमरे को क्या मान लो, घन मान लो। तो घन में देखें अपन, यानी कमरे में देखें तो कमरे में देखो कोने गिनो कितने, 1 2 3 और ये 4। 4 इधर हैं और 4 ही क्या हो गए, उधर हो गए। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो एक घन में कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। 8 तो क्या हो गए, कोने। अब किनारे की बात करें, किनारे कितने होते हैं। किनारा क्या होता है, 2 कोनों को मिलाने वाली रेखा किनारा कहलाती है। यानी 2 कोने मिलाने हैं आपको। तो देखिए आप 2 कोने मिलाएं अपन, देखो ये एक कोना, ये दूसरा कोना, तो इसको मिलाया हमने, 1 2 3 और ये 4 हो गए ऐसे। फिर देखो 5 6 और ये 7, ऐसे ही 8 9 10 और ये देखो 11 और ये 12। तो टोटल कोनों की संख्या कितनी हो गई, 12। तो घन में किनारे कितने हो गए, 12। कोने 8 और किनारे 12। कोने 2 कोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, किनारा। तो किनारों की संख्या हो गई 12। फलक कितने होते हैं, देखो फलक क्या होता है, वह पृष्ठ जिनसे बंध करके क्रिस्टल का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, फलक कहलाता है। वह पृष्ठ जिससे बंध करके किसका निर्माण हो जाए, क्रिस्टल का, वह क्या कहलाता है, फलक कहलाता है। अब फलक देखें एक घन में कितने होते हैं, देखो फलक देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कितने फलक होते हैं, 6 तो फलक होते हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखो काय केंद्र यानी बॉडी का जो सेंटर है वो तो एक रहेगा, एक अवयवी कण यहाँ पे ऐसे सेंटर पे रहेगा बीच में। तो ये काय केंद्र कितने होते हैं, 1। दोबारा से देख लें, जैसे इसको मैं घन मान लूँ तो इसमें देखो कोने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कोने हो गए। किनारे गिनो, 2 कोनों को मिलाओ, देखो 1 2 3 और ये 4, ऐसे हो गए। 5 6 और ये 7 और देखो 8 9 10 और ये 11 और ये 12। कितने किनारे हो गए, 12। पृष्ठ क्या है, देखो इसमें पृष्ठ ही देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कितने पृष्ठ हो गए इसमें, फलक कितने हो गए, 6। और काय केंद्र, इसका काय केंद्र एक बॉडी के सेंटर में मध्य में उपस्थित होगा, वो बॉडी का सेंटर कितना होता है, 1। अब इनके प्रति यूनिट सेल में योगदान की बात करें तो जो कोने होते हैं, कोने कितने कंट्रीब्यूट करते हैं, वो 1/8 प्रति यूनिट सेल में इनका योगदान होता है 1/8 का। 1/8 का कैसे देख सकते हैं, जैसे ये बहुत सारे होते तो इनको अपन ऐसे जमा के रख देते, तो एक कोना जो है वो अधिकतम 8 अवयवी कणों के क्या आएगा, टच में आएगा। ये एक यूनिट सेल कहलाती है। जैसे मकान बना रहे हैं अपन,
मकान में क्या लग रही हैं, ईंट लग रही हैं। तो इस ईंट जो है, प्रत्येक एक ईंट है वो तो कहलाएगी यूनिट सेल, और जैसे ही दीवार खड़ी हो गई तो वो क्या बन गया, एक क्रिस्टल बन गया। तो ये एक यूनिट सेल लिए हमने, ये एक यूनिट सेल है। ये इसमें एक अवयवी जो कण है, जब इनसे मिलकर बहुत सारी यूनिट सेल से मिलकर एक क्रिस्टल का निर्माण होगा तो एक अवयवी कण अधिकतम कितने के टच में आएगा, 8 के में। तो एक अवयवी कण का योगदान कितना हो जाएगा उसमें क्रिस्टल में, 1/8 का। किनारे की बात करें, किनारे का योगदान कितना होता है, तो जैसे ही अब व्यवस्थित करेंगे इन यूनिट सेल को, तो एक किनारा जो है वो अधिकतम 4 के संपर्क में रहता है, इसलिए इसका प्रति यूनिट सेल में योगदान कितने का रहता है, 1/4 का। और फलक की बात करें, फलक रखा तो फलक पे तो क्या होगा, एक ऊपर की सतह और एक नीचे की सतह, यानी योगदान कितने का रहेगा, 1/2 का। और बॉडी का जो सेंटर है वो है किसी से भी सहभाजित नहीं रहता, उसका योगदान खुद का ही कितना है, 1 है, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा केवल 1। तो ये चीज़ अब बात अपन को याद रखनी है। याद रखने का सीधा तरीका है, देखो 2 का जो आंसर है कोने और काय केंद्र का, दोनों का अगर गुणा करके देखते अपन तो उनका तो 1 आ रहा है और इन दोनों का आता है 3। ठीक है ना, याद रखने का तरीका है केवल। अब इनके आधार पर अपन इसमें प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, जो हमारे लिए पेपर में भी आता है, बोर्ड के में, और कंपटीशंस में भी आता है। ये हमने यूनिट सेल बनाई, अपन कह रहे हैं आद्य सरल घनीय यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, सिंपल की। तो सिंपल में क्या होता है कि इसमें अभी जो कण हैं वो यूनिट सेल के किस पर उपस्थित होते हैं, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। यहाँ अपन यूनिट सेल भी लिख सकते हैं, यूनिट सेल के किस पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर। एक यूनिट सेल ले लिया हमने, ये यूनिट सेल के केवल हमने किस पर रख दिए हैं, कोनों पर। कोने कितने होते हैं, 8। तो हमने इसके बाद में इसमें निकाली प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या निकालेंगे अपन, तो कैसे निकालेंगे अपन, कोने कितने हैं इसमें, 8। योगदान कितने का है, कोने का कितने का योगदान होता है, 1/8 का। तो कितने आ गए, 1। तो इसके प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1। क्वेश्चन क्या आता है कि सिंपल सरल घनीय जालक के प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो क्या होती है, 1। अब केंद्रित की बात करें तो इसमें जो अवयवी कण हैं वो क्या होंगे, केंद्र पर उपस्थित होते हैं। समान जो अवयवी कण हैं केंद्र पर उपस्थित होते हैं। समान अवयवी कण किस पर उपस्थित होते हैं, केंद्र पर। केंद्रित जो यूनिट सेल है वो जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको बोलते हैं BCC, इसको बोलते हैं या काय या अंत केंद्रित यूनिट सेल, एकक कोष्ठ का। दूसरी जो होती है वो होती है FCC, फुल फॉर्म है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हिंदी में बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक
कोष्ठका। और तीसरी जो होती है वो होती है ECC, और इसकी फुल फॉर्म होती है एंड सेंटर्ड क्यूबिक, और हिंदी में कहते हैं अंत्य केंद्रित घनीय यूनिट सेल। अब 3 प्रकार की होती है, अब इसको देखें अपन FCC, BCC, FCC और ECC। तो देखिए BCC क्या होती है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। काय केंद्रित बॉडी सेंटर, यानी अवयवी कण जो है एक किस पर भी रखना है आपको, बॉडी सेंटर पर, यानी कोनों पर तो उपस्थित रहेंगे, इन तीनों में ही क्या रहेंगे, कोनों के अतिरिक्त। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अपन, कोनों के अतिरिक्त समान जो अवयवी कण हैं वो किस पर उपस्थित होते हैं, केंद्र पर उपस्थित होते हैं। जैसे देखो ये हमने एक यूनिट सेल बनाई, इस यूनिट सेल में 8 कोनों पर तो उपस्थित हैं अवयवी कण, अंतः केंद्रित में एक अवयवी जो कण है वो कहाँ पर भी रखना है आपको, बॉडी के सेंटर में। 8 अवयवी कणों के बाद में एक अवयवी कण किस पर रख देना है आपको, बॉडी के सेंटर में। जैसे इस कमरे में देखें तो 8 अवयवी कण देखो, 1 2 3 और 4 5 6 7 और ये 8, और एक अवयवी कण हमने किस पे रख दिया है, सेंटर पे रख दिया है, ये लो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इस प्रकार की यूनिट सेल में अवयवी कण यूनिट सेल के कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण यूनिट सेल के किस पर भी उपस्थित होता है, केंद्र पर भी उपस्थित हो, तो ऐसी संरचना को अपन क्या कह देते हैं, BCC। इसके प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या निकालें अपन अब। तो देखो अवयवी कण 8 हैं, वो कहाँ पर उपस्थित हैं, कोनों पर, प्लस एक अवयवी कण कहाँ पर उपस्थित है, काय केंद्र पर, बॉडी के सेंटर पर। तो बॉडी सेंटर पर एक अवयवी कण उपस्थित है, इसका योगदान कितना होता है, 1 का, ये देखो 1 का योगदान है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इसके प्रति यूनिट BCC के, बहुत क्वेश्चन आता है ये BCC और FCC वाला, BCC के प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो कितनी होती है, 2। ऐसे ही FCC की निकालें अपन। FCC की देखो, ये FCC में देखो, जैसा इसके भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। फलक केंद्रित, फलक केंद्रित का मतलब क्या है, इसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ, कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं इन तीनों में ही, कोनों के साथ साथ फलक केंद्रित, प्रत्येक फलक के किस पर भी उपस्थित हो, केंद्र पर भी उपस्थित हो, तो ऐसी यूनिट सेल क्या कहलाती है, FCC। समझ में आ गई। जैसा कि अब दोबारा देख लो, नाम से क्या स्पष्ट है कि इसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ फलक के किस पर भी उपस्थित होने चाहिए, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, तो ऐसी संरचना क्या बनती है, FCC। जैसे देखो इस कमरे में देखें अपन, तो एक 8 कोनों पे रख दिया हमने, 8 कोनों पे अवयवी कण रख चुके हैं। उसके बाद फलक, प्रत्येक फलक के केंद्र पर रखो, फलक कितने होते हैं, 6। अब 6 पे रखो, देखो एक अवयवी कण मैंने यहाँ रख दिया, एक उधर रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे, तो कितने अवयवी कण रख दिए हमने, 6। तो क्योंकि फलक कितने होते हैं, 6, तो पहले हमने क्या किया कि इसमें अवयवी कण ये घन के कोनों पर रखे, ये लो, ये घन के कोनों पर रख दिए। अब प्रत्येक फलक के किस पर भी रखना है अपन को, केंद्र पर, तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर रखो। देखो एक फलक ये रहा, इसके केंद्र पर रख दिया।
एक फलक ये रहा, इसके केंद्र पर रख दिया, एक फलक ये रहा, इसके केंद्र पर रख दिया, एक फलक ये रहा, इसके भी केंद्र पर रख दिया, 4 हो गए। अब देखो ये ऊपर वाला फलक, इसका केंद्र ये रहा, और एक नीचे वाला फलक और इसका केंद्र ये रहा। तो कितने आ गए टोटल? 6 और हो गए। तो डेफिनेशन क्या है इसमें? अवयवी कण घन यूनिट सेल के कोनों के साथ साथ अवयवी कण जो है प्रत्येक फलक के किस पर भी उपस्थित हो? केंद्र पर भी उपस्थित हो। फेस सेंटर है, फेस के सेंटर पे और रखना है आपको, फलक के केंद्र पर रखना है कोनों के साथ साथ। इसके प्रति यूनिट सेल में अब परमाणुओं की संख्या निकाल दें ऐसे ही। तो देखो इसमें कौन अवयवी कण कहाँ रखे गए हैं? 8 कोनों पे रखे गए हैं। कोनों का योगदान 1/8 का प्लस कितने फलक हैं? 6। फलक का योगदान कितने का है? 1/2 का। तो कितना आ गया? 4। तो एफसीसी के प्रति यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4। तो ये भी निकल के आ गया। अगला देखें ईसीसी, एंड सेंटर क्यूबिक। एंड सेंटर क्यूबिक में देखो इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न होता है। ये रहा, इसमें और इसमें। तो आपको इसलिए इंग्लिश याद रखनी है, इसकी बीसीसी होती है, इसकी ईसीसी। पेपर जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है, तो उस हिसाब से आप इंग्लिश में याद रखेंगे इस चैप्टर को मैक्सिमम, जिससे क्या है आप भूल ना सकें इसको। तो इसमें देखें एंड सेंटर क्यूबिक में क्या होता है? इसमें अवयवी कण जो हैं घन के कोनों के साथ साथ, घन के कोनों पर तो रहेंगे ही, हम कह रहे थे तीनों में ही घन के किस पर उपस्थित होते हैं? कोनों पर। तो घन के कोनों के साथ साथ दो जो अवयवी कण हैं आमने सामने के विपरीत फलकों के किस पर भी उपस्थित हों? केंद्र पर। आमने सामने के विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, ईसीसी में क्या होता है? इसमें अवयवी कण घन के या यूनिट सेल के कोनों के साथ साथ दो जो अवयवी कण हैं आमने सामने के किन्हीं दो विपरीत फलकों के किस पर भी उपस्थित होने चाहिए? केंद्र पर। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसका नाम क्या होता है? ईसीसी। जैसे अपन इसमें देखें कि 8 हमने कोनों पे रख दिए, कोनों पे रखने के बाद में दो अवयवी कण रखने आमने सामने के विपरीत फलकों के केंद्र पर। फलक देखो, एक अवयवी कण मैंने जैसे यहाँ रख दिया तो इसका विपरीत हो गया ये वाला। तो आमने सामने के विपरीत दो ही लेने हैं केवल, एक यहाँ रखा है तो दूसरा कहाँ रख दिया हमने? यहाँ पर। अगर मैं एक अवयवी कण ऊपर रखता तो मेरे को कहाँ रखना पड़ता? वो नीचे। अगर मैं इधर रखता तो कहाँ लेना पड़ता? इधर। तो हम कह रहे हैं कि आमने सामने के किन्हीं दो विपरीत फलकों के किस पर रख दो आप? केंद्र पर। तो ये लो, आमने सामने के विपरीत फलकों के केंद्र पर रख दिए दो अवयवी कण। अब इसके प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या निकालें तो 8 अवयवी कण कोनों पर उपस्थित हैं, 1/8 का योगदान प्लस दो जो अवयवी कण हैं वो फलकों के किस पर उपस्थित हैं? केंद्र पर। लेकिन फलक का योगदान तो कितने का रहता है? 1/2 का। तो कितना आ गया इसका भी आंसर? 2। तो ईसीसी के प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो आपके लिए एग्जाम में जो मेन आता है, ये जो लाइन लिखी हुई हैं 1 2 4 2 यानी 1242, ये वाली लाइन आती हैं आपको, यानी सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। सिंपल के प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 1, बीसीसी के प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 2,
FCC के प्रति यूनिट सेल में परमाणु संख्या 4, ECC के प्रति यूनिट सेल में परमाणु संख्या कितनी होती है? 2। समझ में आ गई का? तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ओके अब देखिए यूनिट सेल के बारे में ब्रेवस जो था उसने बताया था कि ब्रेवस के अनुसार कुल 14 प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती हैं। ब्रेवस के अनुसार कुल कितने प्रकार की यूनिट सेल होती हैं? 14। तो वो यूनिट सेल अपन देखें कैसे हैं। इनमें से भी आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है और कंपटीशन में तो आता ही है। ये जो टॉपिक कर रहे हैं उसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, उस ट्रिक से ही आपको एक साथ में ही कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन एक साथ होंगे। वो कैसे होंगे अभी देखते हैं। कि यहाँ पे लिखा मैंने निकाय या तंत्र। इसके बाद देखा मैंने यहाँ पे अक्षीय दूरी, यहाँ पे ले लिया मैंने अक्षीय कोण, फिर लिया मैंने त्रिविम जालकों की संख्या, और यहाँ पे लिया मैंने त्रिविम जालक के प्रकार, और यहाँ पे इनके अपन एक एक दो दो उदाहरण लिख सकते हैं। तो देखो ब्रेवस के अनुसार अपन कह रहे हैं कुल 14 प्रकार की यूनिट सेल्स पाई जाती हैं। उनके लिए 6 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। 6 पैरामीटर्स कैसे बनाए थे देखो, पहले उनको बना लूँ मैं एक बार। छह पैरामीटर क्या थे? तो देखो 6 पैरामीटर में ये A, ये B और ये C, ये जो लिया है हमने A B C। इसके बाद इसमें एंगल हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, अल्फ़ा, ये बीटा और A और B के बीच का होता है गामा। तो ये 6 पैरामीटर्स थे जिनमें से A B C को तो अक्षीय दूरी कहा गया और अक्षीय कोण अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो इसके आधार पे अपन टोटल जो क्रिस्टल हैं 7 प्रकार के क्रिस्टल हैं, उन 7 प्रकार के क्रिस्टल के लिए 14 प्रकार की ब्रेवस जालक कहते हैं या यूनिट सेल्स जो पाई जाती हैं ब्रेवस के अनुसार, वो 14 प्रकार की अपन निकालेंगे। कैसे याद रखना है आपको वो तरीका बताता हूँ मैं आपको। C T O R H M और ये T, C T O R H M T, यानी आपको इस तरीके से याद रखना है C T O R कठोर, H M T कठोर, H M T।
इसका मतलब क्या है, C4 हमने लिया क्यूबिक, T4 टेट्रागोनल, ऑर्थो रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये आप एक बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इसमें याद करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इनके जो शब्द हैं हिंदी के वो आप आसानी से याद नहीं रख पाओगे। वैसे मैं आपको हिंदी लिख देता हूँ इनकी। तो देखो, इसको हिंदी में कहते हैं घनीय, इसको बोलते हैं द्विसमलंबाज, इसको बोलते हैं विषमलंबाज, इसको बोलते हैं त्रिसमनथाज, इसको षटकोणीय, इसको एकंताज, इसको बोलते हैं त्रिनताज। ये इनकी हिंदी होती है। अब हमसे क्वेश्चन क्या आएंगे कि इन सातों क्रिस्टल में से किसी के लिए हमसे पूछेगा कि घनीय क्रिस्टल के लिए अच्छी दूरी का मान लिखिए, अच्छे कोण बताइए, त्रिविम जालक कितने होते हैं, उन त्रिविम जालकों के क्या लिखने हैं, प्रकार। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो देखें अपन प्रत्येक टेबल को देखें तो इस 7 की ये टेबल दिखाई दे रही है। तो 7, 14, 21 और ये कितने हो गए, 28। और उदाहरण भी अगर अपन देखें, एक एक दो दो उदाहरण भी देख सकते हैं अपन, तो उस हिसाब से ये 28 या 35 क्वेश्चन एक ही साथ हो जाएंगे और इनमें से भी और क्वेश्चन बनेंगे। कैसे करना है इन क्वेश्चंस को देखिए। अच्छी दूरी के लिए मैंने क्या लिख दिया, इस सभी कॉलम में मैंने ऐसे लिख दिया A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C, A बराबर V बराबर C, A बराबर V बराबर C, A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर और ये C। इस प्रकार से लिख दिया हमने सभी में। अब डिफरेंस क्या करना है इसमें, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये खाली छोड़ा, इसमें एक कट लगाया, इसमें ये दोनों, फिर खाली, फिर एक कट, फिर डबल कट और फिर डबल। क्या किया है हमने, पहले खाली छोड़ा, फिर एक कट, फिर डबल कट, फिर खाली, एक कट, डबल कट, डबल कट। ये सातों के आपको अच्छी दूरी ज्ञात हो गई। यानी आपसे अच्छी दूरी पूछी, जैसे टेट्रागोनल के लिए अच्छी दूरी का मान लिखिए, तो हम क्या कहेंगे, A बराबर B बराबर नॉट इक्वल टू C, नॉट इक्वल टू C। इसके लिए जैसे पूछता आपसे ऑर्थोरोम्बिक के लिए, ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या बताते हैं अच्छी दूरी, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। समझ में आ गया। सातों की आपको एक बार लिखोगे याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। फिर अच्छी कोण कैसे याद रखने हैं, तो अच्छी कोण के लिए देखिए अपन अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। क्या करना है इसमें, ये तीन तो खाली छोड़ने हैं, तीनों आपस में बराबर होते हैं और 90 के भी बराबर होते हैं। लेकिन ये जो है रोम्बोहेड्रल आपस में तो बराबर होते हैं, लेकिन किसके बराबर नहीं होती, वो 90 के।
और ये ना तो आपस में बराबर होते हैं और ना ही इकाई के बराबर होते हैं 90 के वो ट्राइक्लिनिक में। ठीक है ना। तो ये 4 और 1 5 याद हो गए। ये क्या होते हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर, ये तो किसके होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन गामा कितने के होता है इसमें 120 डिग्री का। इसके बाद में ये देखो अल्फा बराबर गामा बराबर तो किसके हैं 90 डिग्री के, लेकिन बीटा जो है वो 90 के बराबर नहीं होता। ये ऐसे याद हो जाएंगे आपको, एक बार लिखोगे आप आसानी से आपको याद हो जाएंगे। 7 और 7 14 क्वेश्चन हो गए ये। इसके बाद त्रिविम जालकों की संख्या कैसे याद रखनी है आपको देखो। तो त्रिविम जालक के लिए सीधा सा ऐसे पहले जो बेसिक नंबर होते थे उस तरीके से आप याद रख सकते हो। फोन मानते हुए जैसे 324 1121, 324 1121, यानी इसमें त्रिविम जालकों की संख्या 3, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 1 1 और इसमें 2 और इसमें 1। निकालनी कैसे है कि कौन कौन सी होती है। तो अभी हमने यूनिट सेल जो देखी थी वो 4 प्रकार की थी, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। तो हमने इसमें लिखा त्रिविम जालकों के प्रकार में तो 3 स्टार्टिंग से चालू किया हमने। देखो एक इसमें सिंपल पाई जाती है, सिंपल के बाद बीसीसी लिखी और फिर एफसीसी, तो 3 इसमें पाई जाती हैं। इसमें देखो 2 ही हैं तो 2 तक छोड़ दिया हमने लेके यहाँ से सिंपल से, सिंपल और ये बीसीसी। इसमें कितनी है, 4 यूनिट सेल होती हैं, चारों के चारों हैं इसमें, तो चारों लिख दें इसमें। देखो सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ठीक है ना। अब इसमें एक ही है दोनों में, तो इसमें कौन सी आ जाएगी बताओ, सिंपल। ये लो, इजीली याद हो गई। इसमें देखो 2 हैं, सिंपल होती है, लेकिन इसमें बीसीसी के स्थान पर क्या पाई जाती है, ईसीसी। ये याद रखनी है ऐसे। अब इसमें एक ही है तो कौन सी होती है, केवल सिंपल। ये लो, ये 7 क्वेश्चन और हो गए। तो ये समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब एग्जाम्पल देखें अपन, तो देखो क्यूबिक के लिए जो उदाहरण है मेन NaCl, KCl, हीरा और जिंक सल्फाइड ZnS, ये इसके उदाहरण होते हैं। सिंपल में देखो, इसमें टेट्रागोनल में देखो SnO2 TiO2, ये एग्जाम्पल हो गए इसके। ऑर्थोरोम्बिक में देखो KNO3, K2SO4, ये एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। इसके बाद में रोम्बोहेड्रल में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्साइट भी बोलते हैं इसको, और HGS, इसको सिनेवार, ये कैल्साइट और ये सिनेवार HGS। इसके बाद हेक्सागोनल में आप जानते ही हो, हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है वो किस में पाई जाती है बताओ, ग्रेफाइट में। मेनली जो पाई जाती है ग्रेफाइट और जिंक ऑक्साइड में। इसके बाद में मोनोक्लाइनिक में देखें, मोनोक्लाइनिक का जो उदाहरण है वो है सल्फर और सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब बच गया कौन, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में देखो नीला थोता, नीला थोता का सूत्र क्या है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये नीला थोता। इसके बाद में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो ये समझ में आ गया क्या। अब देखो इसमें किसी में भी आपसे पूछ सकता है कि घनीय क्रिस्टल किसे कहते हैं। अगर डेफिनेशन पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे क्रिस्टल जिनके लिए अक्षीय दूरी का मान A बराबर B बराबर C तथा अक्षीय कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है,
घनीय क्रिस्टल कहलाते हैं। ये समझ में आ गया। इसके बाद में अब जैसे रोम्बोहेड्रल के लिए पूछा आपसे, रोम्बोहेड्रल किसे कहते हैं? त्रिसमनत्ताज। तो इसके लिए अपन क्या कहेंगे? ऐसे क्रिस्टल जिनके लिए अक्षीय दूरी का मान a बराबर b बराबर c तथा एल्फा अक्षीय कोण एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो वो क्या कहलाएंगे बताओ? रोम्बोहेड्रल। तो इस आधार पे आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे तो अपन बोर्ड में भी हल कर सकते हैं। ऐसे एक बार चार्ट बना के देख लेंगे अपन, उसके बाद में बोर्ड में भी क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, कंपटीशन में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये गलत हो जाता है। तो देखिए 7, 14, 21, 28 और 35 क्वेश्चन हो गए इसी में। इसके अलावा और क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? देखिए आप, एक क्वेश्चन बनता है इसमें से कि सबसे अधिक, अच्छा देखो एक चीज़ ये क्या है कि इन को टोटल करके देख लेना आप, इन सभी का जो योग है वो 14 आएगा। इन सब का योग देखो 3 और 2 5 और 4 9 10 11 और 2 13 और 1 14, इन सब का योग 14 आता है। अगर आप गलती कर रहे हो तो ये चेक कर सकते हो आप। ये क्योंकि ब्रेवस के अनुसार कुल कितने प्रकार की यूनिट सेल्स होती हैं? 14। तो इन सब का योग कितना आएगा? 14 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें से कि सबसे अधिक ब्रेवे जालकों की संख्या किस क्रिस्टल समुदाय में होती है? सबसे अधिक ब्रेवे जालकों की संख्या किस क्रिस्टल समुदाय में होती है? तो सबसे अधिक ब्रेवे जालक यानी ये त्रिविम जालक किसमें दिखाई दे रहे हैं? ऑर्थोरोम्बिक में, विषम लंबाक्ष में सबसे अधिक ब्रेवे जालक पाए जाते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। सबसे सममित क्रिस्टल समूह का नाम लिखिए। तो सबसे सममित का मतलब उसको कहेंगे जिसमें अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण दोनों बराबर हों। तो देखो अक्षीय कोण के मान भी अक्षीय दूरी के मान भी आपस में बराबर है, a बराबर b बराबर c, एवं अक्षीय कोण के मान भी बराबर हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर कितने के हैं? 90 डिग्री के। इसलिए क्यूबिक जो है क्रिस्टल सबसे सममित क्रिस्टल कहा जाएगा। अब अगला पूछ सकता है आपसे ऐसे ही कि सबसे असममित क्रिस्टल समूह का नाम लिखिए। तो सबसे असममित का मतलब क्या हो गया? जिसमें अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण आपस में कोई भी बराबर ना हो। तो इसमें चेक किया हमने, देखो अक्षीय दूरी, इसमें देखो अक्षीय दूरी a बराबर नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, और अक्षीय कोण भी आपस में बराबर नहीं है और किसके भी बराबर नहीं है? 90 डिग्री के। इसलिए इसका जो सबसे असममित क्रिस्टल समूह कौन सा कहलाएगा? ट्राइक्लिनिक। समझ में आ गई का बात? तो ये इसमें से क्वेश्चन हो गए। इससे आप कोई भी कंपटीशंस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। धन्यवाद।